हाँ तो हम लोग कल बात कर रहे थे कार फैसिलिटी की, जो कि एक परक्विजिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग ने सारे कुछ बात कर ली थी कि मतलब जब कार की ओनरशिप आपके एम्प्लॉयर के पास है, जब एम्प्लॉय के पास है, जब एम्प्लॉय सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा। जब एम्प्लॉय सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हो तो उस केस में क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस कर ली थी। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा था, ठीक है। वही एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर मैंने बताया था जो भी एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय को तीन कार प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग उनकी कॉस्ट है, अलग अलग कैपेसिटी है, एक्सपेंडिचर्स अलग अलग दिख रहे हैं, ड्राइवर फैसिलिटी तीनों में दिया गया है। तो अगर तीन कार प्रोवाइड किया गया है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जैसे मैंने बताया था, वहाँ पर जो है हम हर एक कार को अलग अलग पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के को मान कर चलेंगे, को कंसीडर करके चलेंगे, और बाकी को पर्सनल मान के चलेंगे। और तीनों को मतलब पहले कार वन को पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए माना जाएगा, फिर कार टू को, फिर कार थ्री को। इस तरह से तीन तरह से मुझे कैलकुलेशन करना है, वैल्यूएट करना है उस परक्विजिट की। जहां पर वैल्यू सबसे कम होगी वही हमारे लिए टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने कल जैसे बताया था, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग ने कल किया ही हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वन है, जहां पर ये प्रेज्यूम किया गया है, प्रेज्यूमिंग कार वन इज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पजेस, ठीक है, एंड कार टू एंड कार थ्री फॉर पर्सनल पर्पजेस, तो वहां पर जो वैल्यू निकल के आई थी वो 1,98,600। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो है लास्ट में क्या करना है वो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन वन हो गया जहां पर आपकी वैल्यू निकल के आई पर यूजर की। फिर ऑप्शन टू, रिज्यूमिंग कार सेकेंड इज ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, एंड कार वन एंड कार थ्री इज फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पर एज्यूम किया गया है कार टू जो है वो आपकी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस एजम्पशन से जो वैल्यू निकल के आ रहा है आपका परक्विजिट वैल्यू, वो है 2,07,400, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन थ्री, यहाँ पर प्रिज्यूम किया गया है कि कार थर्ड जो है वो ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, और कार वन एंड टू ये दोनों पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है। तो इस तरह से प्रिज्यूम करने के बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आपका जो परक्विजिट वैल्यू आ रही है 2,08,400 आ रही है, ठीक है। अगर इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, डाउट तो नहीं है ना कि ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की गई। तो अभी हम यहाँ पर क्या तीनों वैल्यू को देखेंगे, जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा, वही हमारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू है। तो यहाँ पर जो सबसे लीस्ट अमाउंट दिख रहा है वो दिख रहा है 1,98,600, यानी कि ऑप्शन वन। तो हम ऑप्शन वन के साथ जाएंगे और ये वैल्यू 1,98,600 ये हमारे परक्विजिट की वैल्यू होगी, ठीक है। जहां पर एक से ज्यादा कार है वहां पर आपको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जहां एक है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जहां पर एक कार फैसिलिटी है, एक मोटर कार प्रोवाइड की हुई है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वहां पर आपको बस ये देखना है कि किस पर्पस के लिए उस कार को यूज किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वैल्यूएट कर देना है। लेकिन जहां एक से ज्यादा है तो वहां पर हमको ये सारा चीज करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन पर कि हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, या हमारी जो परक्विजिट की वैल्यू हो कहाँ पर कम होगी, फिर उसी ऑप्शन के साथ मुझे जाना होगा। क्योंकि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरा तो यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई कम से कम मुझे टैक्स पे करना पड़े, तो जहां पर मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा उसी ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा। क्लियर है? इसलिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो अभी सर मान इसमें, लीजिए अगर हाँ सर बताओ। सर मान लीजिए अगर ऑप्शन वन और टू या थ्री मतलब कोई भी दो ऑप्शन सेम परक्विजिट वैल्यू आ रहे हैं तो फिर किसको कंसिडर करेंगे? फिर तो किसी के साथ भी चले जाओ, अगर कोई भी देखो अगर सेम है तो फिर ऑप्शन वन टू किसी के भी साथ चले जाओ। वहां पे एक नोट लिख दो कि भाई दोनों ऑप्शन में जो है जो अमाउंट है सेम है, तो इधर वन इधर टू, आप किसी के भी साथ जा सकते हो।
अमाउंट तो सेम होगा ना, फिर उसमें अगर आप टैक्सेबल जो इनकम निकाल रहे होगे, कैलकुलेट कर रहे होगे, वहां तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर सेम अमाउंट है। ठीक है, नोट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस अमाउंट ही तो लिखना होता है वहां पर, ये थोड़ी ना बताना होता है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। जब आप टैक्सेबल इनकम निकालते हो तो वहां पर बस केवल आप परक्यूजिट वैल्यू को लिखते हो बस, और ज्यादा कुछ नहीं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर अभी जो है अगला टॉपिक देखते हैं। हम्म, ये सारी चीजें हो गई थी, ये एग्जाम्पल भी हम लोग ने बात कर लिया था। हाँ, अभी बात करते हैं जो और दूसरे परक्यूजिट्स हैं जो फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी हम लोग कौन से परक्यूजिट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ऐसे परक्यूजिट्स जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है, केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत सारे परक्यूजिट्स ऐसे हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, कुछ होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, पूरी तरीके से टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए केवल टैक्सेबल होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सेक्शन 17 टू थर्ड, टैक्सेबिलिटी ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर और एनी अदर सर्वेंट। ये जो फैसिलिटी आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं है, फिर आपको देखना है कितना एक्सपेंडिचर वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ रहा है उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में। वही एक्सपेंडिचर जो भी है, वो एक्सपेंडिचर आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू है, जो मतलब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू। The value of benefit to the employee or any member of his household resulting from the provision by the employer of services of a sweeper, a gardener, watchman, or a personal attendant shall be actual cost to the employer। ठीक है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वही वैल्यू है उस परक्विजिट की। The actual cost in such a case shall be the total amount of salary paid or payable by the employer for such services as reduced by any amount paid by the employee for such services। मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा अमाउंट जो एम्प्लॉय से लिया जा रहा है वो आप माइनस कर दोगे। आप कोई भी परक्यूजिट हो, ठीक है, चाहे मैं इसी की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी परक्यूजिट है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर उसके बदले में कुछ भी उस एम्प्लॉय से वो एम्प्लॉय को वो चार्ज कर रहा है कुछ भी अमाउंट, तो वो आप हमेशा जो भी परक्यूजिट की वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दोगे, उसके बाद जो निकल के अमाउंट आएगा वही टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट है एम्प्लॉयर की वही आपके लिए, वही एम्प्लॉय के लिए वो वैल्यू होगी। ठीक है, उस परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू होगी, और अगर एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है उस फैसिलिटी के लेने के लिए तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं, अगर है तो ये आपके लिए, ये उस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। और फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि कोई अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, अगर पे कर रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 टू थर्ड रूल 3-4, टैक्सेबिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी अगर जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी वही सेम चीजें हैं। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट में अभी पढ़ा था, जो लास्ट सेक्शन था उधर वही सेम, वही जो भी एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर है वही एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द सॉरी एक मिनट, the value of the benefit to the employee resulting from the supply of gas, electric energy, or water for his household consumption shall be determined as the sum equal to the amount paid on account by the employer। जो भी amount जो employer pay कर रहा है to the agency supplying of gas, electric energy or water।
ठीक है, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए वो अमाउंट ही वैल्यू होगी उस परक्विजिट की। वेयर सच सप्लाई इज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर देखो जो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो किसी एजेंसी से वो सर्विसेज ले रहा है, या तो उसकी ओनरशिप उस एम्प्लॉयर के पास है। तो अगर वेयर सच सप्लाई इज मेड फ्रॉम द रिसोर्सेज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो सपोज इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वाटर जो भी फैसिलिटी है, वो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो एम्प्लॉयर का उसके पास ओनरशिप है, मतलब वो किसी दूसरे से नहीं ले रहा है, खुद ही उस फैसिलिटी को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। तो उस केस में विदाउट परचेजिंग देम फ्रॉम एनी अदर आउटसाइड एजेंसी, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो होगी, जो उस फैसिलिटी को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट एम्प्लॉयर की लग रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी उसके मतलब कुल मिला के एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर के हो रहे होंगे, अगर उसने किसी दूसरी एजेंसी से ले रहा हो तो वहां पे को जो पेमेंट कर रहा हो तो वो होगा वैल्यू। और अगर खुद उस फैसिलिटी को, उस सर्विसेज को खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसमें जो मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लग रही है वो उस परक्विजिट के लिए टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल है। वेयर द एम्प्लॉय इज पेइंग एनी अमाउंट, वही चीज जो पहले के परक्विजिट्स में था, वेयर द एम्प्लॉय इज पेइंग एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज, द अमाउंट सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू सो अराइव्ड एट। जो भी अगर अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है उस फैसिलिटी के लिए, वो अमाउंट आप उधर से उस टैक्सेबल वैल्यू में डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे तो आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो दिया गया है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन and the company has provided him free gas facility for which manufacturing cost of company। अभी इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है वो क्या, वो गैस मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वो सब प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या है, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो टैक्सेबल वैल्यू होगी एम्प्लॉय के लिए, जो भी एम्प्लॉय को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड हिम फ्री गैस फैसिलिटी फॉर विच मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपनी इज 1000, 1000 रुपए, एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 1100। ठीक है, 1100 रुपए मार्केट वैल्यू है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज है। इन दिस केस परक्विजिट वैल्यू शैल बी 1000, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 है। अगर यही फैसिलिटी सपोज एम्प्लॉयर 1100 रुपए में खरीद रहा होता और फिर वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर परक्विजिट वैल्यू 1100 होती, 1100 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब बहुत सिंपल से हैं, इसलिए मैं ज्यादा जो है इधर टाइम नहीं दे रहा हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हम लोग इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी एक समझ लीजिए एक यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये आपका मतलब कि इसमें बहुत लेंदी ये चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। अभी हम लोग को 2-3 लेक्चर मेरे ख्याल से और लगेंगे इसको खत्म करने में। अभी भी कई चीजें बची है, जैसे डिडक्शंस हो गया, उसके बाद फिर प्रोविडेंट फंड भी बचा हुआ है, उसके बाद एक एक पूरा एक क्वेश्चन भी करना है हम लोग को, जहाँ पे सारी चीजें होंगी, जहाँ अलाउंसेस भी होंगे, जहाँ परक्विजिट्स भी होंगे, जहाँ पीएफ भी होगा, जहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, जहाँ हर चीज होगा एक क्वेश्चन में। उसके बाद फिर वो ये चैप्टर हम लोग का खत्म होगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखो वैसे ही पूछे जाते हैं, जहाँ पे हर चीज आती है, वहाँ पे अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ये आपके प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट्स, सारी चीजें उधर आ जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला नेक्स्ट सेक्शन 17 टू थर्ड रूल 35 टैक्सेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में if the employer has provided free education or training facility to the employee there is no perquisite। मतलब अगर ये उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस केस में वो वहां पर वो कोई परक्विजिट वहां पर आपको वैल्यू जो है वैल्यू नहीं, वहां पर कोई भी परक्विजिट वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा टैक्स फ्री होगा अगर उस एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर। ठीक है,
if education provided if education facility is provided to the member of employees household, फैमिली मेंबर्स को अगर प्रोवाइड किया गया, एक्सेप्ट चिल्ड्रेन, ठीक है, एंटायर अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल, तो पूरा पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट चिल्ड्रेन, ठीक है। एम्प्लॉय के अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एक्सेप्ट चिल्ड्रेन, तो वो जो इंटायर अमाउंट, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, वो पूरा अमाउंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। इफ एजुकेशन facility is provided to children of the employee, it is exempt to the extent of 1000 rupees, 1000 रुपए per month per child, ठीक है, irrespective of number of children। number of children से मतलब नहीं है, जैसे अलाउंस हाउस, जैसे हम लोग बात करते हैं जो चिल्ड्रन अलाउंसेस थे, एजुकेशन अलाउंस, वहां पर मैंने बताया था मैक्सिमम दो बच्चों के लिए ही मैक्सिमम अलाउ होता था एग्जाम्पशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कितने भी हो, आपको 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड आपको जो है एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर अगर कोई अमाउंट है तो वो टैक्सेबल होगा। इफ एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर का अपना इंस्टीट्यूशन है, उधर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट इज एग्जेम्प्ट बाई सेम चीज, इट इज एग्जेम्प्ट up to 1000 rupees per month per child. Value for this purpose shall be cost of similar type of education in a similar type of institution in a similar same locality। मतलब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी लोकेलिटी में उसी तरह के इंस्टीट्यूशन में जो भी एजुकेशन कॉस्ट हो रही होगी वही कॉस्ट हो जाएगी उसकी भी, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का है क्या मतलब है, अगर एम्प्लॉयर का अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर वो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना होगा कि उसी लोकेलिटी में वैसा ही सेम इंस्टीट्यूशन कैसे उनके जो भी एजुकेशन, जो भी चार्जेस हैं, जो भी कितना वहां पर पे करना पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि उस परक्विजिट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इफ एनी अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, ये चीज तो हर जगह अलाउ, हर जगह ये चीज होगी, जो अगर कोई भी एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर किया जा रहा है उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में, तो वो आप डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, इट विल बी डिडक्टेड एंड ओनली द बैलेंस अमाउंट शैल बी टैक्स्ड। चाइल्ड शैल इंक्लूड इवन स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, ये स्टेप चाइल्ड हो या फिर अडॉप्टेड हो, आप उन सबको इंक्लूड करोगे इधर। Since the facility is covered under section 17 2/3, it is taxable only in case of specified employee, ठीक है, specified employee के लिए केवल taxable है। If the employer has given children education allowance, it is exempt up to 100 rupees per month per child। अगर education allowance दिया जा रहा है children education, तो उस केस में आपका जो है exempt, जो 1000 की जगह 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होगा केवल, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं इसके। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी एंड इज स्पेसिफाइड, यहाँ पे बता दिया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कंप्यूट परक्विजिट वैल्यू ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। द एम्प्लॉयर हैज डेप्यूटेड हिम on one day seminar on industrial finance and corporation taxation and has paid participation fee 3000 rupees। तो ये आपका ये कोई परक्विजिट नहीं है, देयर इज नो परक्विजिट वैल्यू, क्योंकि एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं ये ट्रेनिंग, ठीक है। द एम्प्लॉयर हैज मेड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन फॉर हिज 3 चिल्ड्रन इन हिज ओन स्कूल and has incurred 1500 rupees per month per child, has recovered 300 rupees per month per child from the employee। तो आप 300 रुपए यहाँ पे माइनस कर दोगे, क्योंकि 300 रुपए वो चाइल्ड से रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो 1500 माइनस 300 यानी कि 1200 इंटू कितने बच्चे, 3 है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 12, वो वैल्यू आ जाएगी 43,200, क्लियर है। इसी तरह if the employee himself has made arrangement
of education of his 3 children in public school and employer has reimbursed। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या हुआ था, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद का था, और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजुकेशन रिम्बर्समेंट हो रहा है, मतलब कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर रहा है 1500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर रिम्बर्स कर रहा है तो वो पूरा पूरा अमाउंट आपका इधर आ जाएगा परक्विजिट वैल्यू में। क्लियर है, मतलब कुल मिला के, सॉरी, ठीक है, 54,000। क्लियर है, अभी तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं है, चलो बढ़िया। तो ये आपके परक्विजिट्स हो गए। ठीक है, परक्विजिट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन मेन थे जहाँ पे थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मैंने बता दिया। बाकी के ऐसे परक्विजिट्स हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं। वो पूरी लिस्ट, वो पूरा हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं पूरी लिस्ट उसकी आप लोग को दे दूंगा, जो एक आपको पीडीएफ फाइल जो है गूगल क्लासरूम पे दे दूंगा, वहाँ पूरी लिस्ट भी है। उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, हाँ ये परक्विजिट ऐसा है जो कि टैक्सेबल है, ये परक्विजिट ऐसा है जो टैक्स फ्री है, और उस तरह से उसका एंट्री करनी होती है। ठीक है, और बाकी उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है वही सेम अमाउंट आपको एंट्री करनी होती है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ठीक है, तो वो बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कैसा परक्विजिट है, टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री है, बस और कुछ नहीं करना। वो पूरी लिस्ट में दे दूंगा। सर एक बार सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपने किया था वो बता दीजिए। सेकंड थर्ड, ओके। देखो यहाँ दो चीजें, दो अलग अलग केस है। सेकंड में क्या है, जो भी एजुकेशन जो फैसिलिटी है वो आपका एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड कर रहा है वो उसका खुद का इंस्टीट्यूट है। द एम्प्लॉयर हैज मेड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन फॉर 3 चिल्ड्रन इन हिज ओन स्कूल। ठीक है, एंड हैज इनकर्ड 1500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एंड रिकवर्ड, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उससे रिकवर कर रहा है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो सिंपल है, 1500 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं एम्प्लॉयर के, और 300 रुपए वो एम्प्लॉय से ले रहा है, तो 1500 माइनस 300 यानी 1200 रुपीज जो है वो परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, तो 1200 इंटू 3, 3 बच्चे इंटू और कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 मंथ इंटू 12, तो वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड केस है वहां पर जो है, यहाँ पर जो भी स्कूल है वो वहां पर सॉरी, यहाँ पर एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, मतलब कि कोई वो उसका पास उस स्कूल की ओनरशिप नहीं है, वो किसी ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ, ठीक है, जहाँ पर उनको पे करना पड़ रहा है, और उसके लिए एम्प्लॉयर 1500 रुपीज पर मंथ हर एक बच्चे के लिए पर चाइल्ड वो पे कर रहा है 1500। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर नहीं किया जा रहा है। तो आप माइनस आपको नहीं करना है, आपको बस इंटू 3 इंटू 12, 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन फॉर 3 चिल्ड्रन, और ड्यूरेशन क्या है, 12 मंथ। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट वाले में किसी भी कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है ना। फर्स्ट में क्योंकि एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा याद रखो, देखो एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग कोई दी जा रही है तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती उसके लिए। अगर एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर क्यों देगा, कि उसकी जॉब में और एफिशिएंसी हो। ठीक है, जॉब के लिए ही तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए कभी भी वो जो भी एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही, कोई एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती उस एम्प्लॉय के लिए। और केस नंबर जो 2 है और जो 3 है, उधर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो एजुकेशन फैसिलिटी है। फर्स्ट केस में उस एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट?
नहीं, ठीक है। अभी बात करते हैं डिडक्शंस की। देखिए, जब हम लोग जब ये सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, अभी वैसे प्रोविडेंट फंड भी बचा हुआ है, तो अगला हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ये सारा कुछ करने के बाद डिडक्शंस देने होते हैं। 1 मिनट में आया हूँ, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, हम लोग को यहाँ डिडक्शंस देने होते हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 16 जब भी हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 ये देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर द डिडक्शंस परमिटेड अंडर सेक्शन 16 आर, 3 तरह के डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस से मतलब है जो भी ग्रॉस सैलरी आई है उसमें से इतना अमाउंट माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें 3 तरह के डिडक्शंस हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जिसको पहले आप टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल की तरह आप इसको एंट्री करते हो, फुली टैक्सेबल की तरह एंट्री करते हो, और बाद में इसमें डिडक्शंस दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में है प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत आसान से डिडक्शंस है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन देखते हैं अंडर सेक्शन 16, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी आई है, मतलब आफ्टर वैल्यूएशन, परक्विजिट और जो भी अलाउंसेस हैं सबको ऐड करने के बाद। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा, अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा फॉर्मेट में दिखा दूंगा तो उससे आसान हो जाएगा देखना, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे अभी ये जान लो, जब भी हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद ग्रॉस सैलरी और 40,000, 40,000 रुपए, ये दोनों में जो भी लिस्ट अमाउंट होगा वो हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपकी ग्रॉस सैलरी में से, ठीक है। सपोज ग्रॉस सैलरी आपकी 3,50,000 है, 3.5 लाख रुपए है, तो 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 एंड 40,000, लिस्ट अमाउंट कौन सा है, 40,000। तो आइए आप 40,000 आप माइनस कर दोगे, तो आपका जो भी सैलरी निकल के आएगी वो आएगी 3,10,000, ठीक है। तो सिंपल सा स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, किससे माइनस करना है? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी मैंने सर जैसे ग्रॉस बताया, सैलरी, अगर 3 lakhs अगर ग्रॉस सैलरी है तो 3,50,000। सॉरी सर, सर 30,000 अगर मान लीजिए ग्रॉस सैलरी है और 40,000 अगर हमारा वो डिडक्शन वाला है, तो तो इसका जो डिफरेंस होगा वही वैल्यू होगी। वो आपके जो है टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। जो नेट सैलरी है टैक्सेबल सैलरी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले मुझे क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए सबसे पहले जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज हैं उनको कैलकुलेट करना है, फिर परक्विजिट्स जो भी हैं उनको कैलकुलेट करना है, और सबको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सब कुछ जितनी भी फैसिलिटी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है सबकी वैल्यू निकालने के बाद, ऐड करने के बाद आपका जो अमाउंट निकल के आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उस ग्रॉस सैलरी में मुझे अभी डिडक्शन देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ग्रॉस सैलरी और 40,000 दोनों को कंपेयर करने होगा, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा, ठीक है। अब अभी सपोज ग्रॉस सैलरी निकल के आ रही है जो है 35,000 या 40,000, 40,000 से कम आ रही है, या 40,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों अमाउंट में जो कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको माइनस कर देना है डिडक्शन में, और उसके बाद आपकी जो टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगी। हाँ बताओ, बोलो बोलो, किसको दिक्कत है? क्या हो गया?
अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ और क्लियर होगी। मुझे मतलब ऐसे समझना इतना आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जब सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तब वो चीज़ें बहुत आसान लगेगी। मतलब मुझे कुल मिला के क्या करना है यहाँ पर, ज़्यादातर यही होगा कि 40,000 40,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्ट कर दोगे ग्रॉस सैलरी में से, यही होगा।